एक समय हरिपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। वो अपने खेतों में तरबूज उगाता था। रमेश अपने तरबूज मंडी में बेचने के बजाय उन्हें बैलगाड़ी में लादकर अलग अलग गांव में जाकर बेचता था। एक दिन रमेश के पास एक आदमी आया जो दूसरे गांव का रहने वाला था और उसने रमेश से कहा, अरे भैया, भाई साहब नमस्कार। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं पास की ही एक गांव से आपके पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने आपके पास भेजा है। अच्छा बताइए, आप किस काम से आए हैं? अरे भैया, मेरे मालिक नगर की मंडी में थोक व्यापार करते हैं। उनकी बहुत बड़ी दुकान है जहाँ तरबूज का कारोबार होता है। मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बड़ी मात्रा में तरबूज चाहिए। चूंकि तुम तरबूज की खेती करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम अपने खेत के तरबूज बेचना चाहो तो भैया मैं उनकी अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन माफ कीजिए, मैं अपने खेत में उगाए हुए तरबूज खुद ही बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे भैया, तुम ये क्या कह रहे हो? आसपास के गांवों के सारे लोग तो अपना माल मेरे मालिक को ही बेचते हैं। जगह जगह घूमकर तरबूज बेचने से बेहतर है कि तुम भी एक ही जगह अच्छी कीमत पर बेच दो। क्यों, सही कहा ना? और भैया, अगर तुम अपने सारे तरबूज मेरे मालिक को बेच दोगे तो तुम्हें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और पैसा भी अच्छा मिलेगा। फिर आराम से जाकर नई तरबूज उगाना। तरबूज बेचने में समय क्यों गवाते हो भाई? समय तो तरबूज उगाने में लगाओ, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। साथ ही मुझे पैसे का लालच भी नहीं है। मेरा उद्देश्य लोगों को साफ सुथरा तरबूज कम दामों में उपलब्ध कराना है और इसी में मैं संतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना तरबूज मंडी में बेचने के बजाय सीधे लोगों तक पहुँचाऊँ, चाहे उसमें मेरा मुनाफा कम ही क्यों ना हो। ईश्वर ने जो दिया है उसी में मैं खुश हूँ। मुझे ज्यादा पैसे या मुनाफे का लालच नहीं है। वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वो आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है। इसी कारण मैं अपना तरबूज मंडी में नहीं बेचूंगा। कृपया हमें माफ कीजिए भैया। मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ गए होगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? अच्छा भैया, फिर मिलेंगे। नमस्कार। रमेश की बातों से केशव समझ गया कि यहाँ उसकी बात नहीं बनने वाली है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। रमेश अपनी बैलगाड़ी पर ढेर सारे तरबूज लाद कर बेचने निकल पड़ा। काफी देर बाद वो सूरजपुर नाम के गांव पहुंचा, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। अरे, शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूँ और हमारे ये दो प्यारे बैल भी। सोचता हूँ कि आज रात यहीं गुजार लूं। हाँ, यही सही रहेगा। यही सोचते सोचते रमेश एक बड़े घर के सामने से गुजर रहा था। तभी घर के बाहर खड़ा एक आदमी उसे आवाज देकर रोकता है। ओ भाई, कौन हो तुम? अरे, तुम हमारे गांव के तो नहीं लगते। रमेश ने देखा कि पहनावे से वो आदमी बहुत अमीर लगता है। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम रमेश है और मैं हरिपुर गांव का हूँ। ये तरबूज बेचने सूरजपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। भैया, सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं और मैं भी उन्हें चलाते चलाते थक गया हूँ। इसलिए सोचा कि आज रात यहीं किसी जगह रुककर सुबह निकल जाऊं। क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस गांव में रात ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? अरे भाई, चिंता मत करो। इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरा घर तो बड़ा है। आज रात यहीं रुक जाओ। इतना सुनते ही रमेश ने अपनी बैलगाड़ी किनारे लगा दी और राहत की सांस ली। खाना खाने के बाद रमेश हवेली में बैठा था। तभी माधो सेठ उससे बातचीत करने लगे। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली हुजूर! मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं। वरना आज रात इस गांव में मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती, सोचकर ही डर लगता है। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखो रमेश, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। वैसे तुम तो दिखने में ही बहुत मेहनती किसान लगते हो, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा, एक बात बताओ, ये सारे तरबूज तुम्हारे ही खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारी अपनी खेत की फसल है। किसी व्यापारी से खरीद कर बेचने का तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ।
इसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। रमेश ने बताया कि वो अपनी खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर माधव सेठ गंभीर हो गए। हाँ, आजकल तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उसे जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ये लोग। इसी वजह से आम आदमी को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे लगता है कि मंडी के लोगों का ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब। आजकल तो यही सब हो रहा है और ऐसा ना हो इसलिए मैं अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह मैं समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा पा रहा हूँ और यही करने में मुझे सच्ची खुशी मिलती है। सच में रमेश भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्च स्तर के हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लगें तो सच में सबका भला हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। आराम कर लो। रमेश मुस्कुराया और सेठ जी के आतिथ्य के लिए उनका धन्यवाद किया। माधव सेठ ने अपने घर के एक कमरे में रमेश के रहने का इंतजाम किया। उन्होंने एक बिस्तर बिछाया और फिर स्वयं अपने कमरे में सोने चले गए। रमेश बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे माधव सेठ के बारे में सोचने लगा। वाह, ये इंसान सच में अद्भुत है। मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में जगह दे दिया। इतनी दौलत के बावजूद इसमें अहंकार की कोई झलक नहीं है। दिल से दयालु और निर्मल है। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। बड़े बड़े नाम और दौलत वाले लोग तो होते हैं, लेकिन उनके दिल छोटे होते हैं। माधव सेठ जैसे लोग सच में दुर्लभ हैं। धीरे धीरे रमेश की आंखें भारी होने लगी और वो शांति से सो गया। अगली सुबह रमेश उठकर फिर से विचार करने लगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। माधव सेठ ने मुझे अपने घर में रात बिताने की जगह दी और मेरी कितनी मदद की। सोचता हूँ क्यों ना इस नेक काम के बदले में मैं उन्हें कुछ तरबूज दे दूं। ये सोचकर रमेश अपने तरबूज के ढेर के पास पहुंचा, लेकिन देखकर हैरान रह गया कि ढेर आधा ही बचा था। अरे ये क्या, मेरे तरबूज कहाँ गए? आधे तरबूज तो गायब हो गए। रमेश घबराकर तुरंत माधव सेठ के पास दौड़ा। साहब, आप सुनिए, रात को जो तरबूज मैंने आपके आंगन में रखे थे उनमें से आधे तो गायब हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? रमेश की बात सुनते ही माधव सेठ अचानक गुस्से से लाल हो गए। राम राम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने तुम जैसे आदमी को अपने घर में आश्रय दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। रमेश आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया, लेकिन सेठ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। पहले तुमने मेरा भरोसा जीता और अब मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम्हें भला आदमी समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत चालाक और धोखेबाज निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे तरबूज चुरा लिए और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। वाह, एक तो चोरी की, ऊपर से मुझ पर आरोप लगा रहे हो। झूठ मत बोलो, बस चुपचाप मेरे तरबूज लौटा दो, मैं वहीं से चला जाऊंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी देने लगा है? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना अपने आदमियों को बुलाकर तुझे धक्के मारते हुए बाहर फेंकवा दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा, बेईमान कहीं का। माधव सेठ की धमकियों से रमेश समझ गया कि अब उससे बात करना बेकार है। इससे बात करने का अब कोई फायदा नहीं है। रमेश गुस्से में अपने बचे हुए तरबूज उठाता है और वहां से चला जाता है। रमेश सीधे गांव के प्रधान श्रीपाल के पास पहुंचता है और उन्हें पूरी घटना विस्तार से सुनाता है। प्रधान जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रात भर माधव सेठ के घर में ठहरा और सुबह उठकर देखा कि मेरे आधे तरबूज गायब हो चुके थे। जब मैंने सेठ जी से पूछा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। प्रधान श्रीपाल गंभीरता से सुनते रहे, फिर थोड़ी देर सोचकर बोले, अगर सच में तुम्हारे तरबूज माधव सेठ ने ही चुराए हैं तो मैं उन्हें लौटवाऊंगा। लेकिन सुनो, तुम तो कहते थे कि वो बहुत अमीर आदमी है। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो चोरी जैसा काम करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ही तुम्हारे तरबूज ले गया हो?
अरे नहीं प्रधान जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उसी आदमी का है। उसके अलावा और कौन हो सकता है जो इसे कर पाए? ठीक है, पहले उससे बात करनी होगी, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। रमेश प्रधान श्रीपाल की बात सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन अब उसकी इच्छा थी कि इंसाफ जरूर हो। प्रधान श्रीपाल ने उसी समय माधो सेठ को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेजा। जब माधो सेठ वहां पहुंचे और रमेश को वहां देखा तो वो तिलमिरा उठे। अरे प्रधान जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने रात को अपने घर में रुकने के लिए आश्रय दिया। मेहमान समझकर मैंने कहा रुक जाओ भैया, ठीक है। रात भर बेचारा थका हुआ था, उसके बैल भी थक गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, और अब ये एहसान फरामोश मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊंगा? मेरे अपने खेत में अच्छे भले तरबूज उगे हुए हैं, तो भला मुझे इसके तरबूज की क्या जरूरत है? लेकिन ये ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी बात सच बता रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है। अगर तुमने ये काम नहीं किया है तो इसे साबित करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने खेत में जो तरबूज उगे हैं उनमें से एक तरबूज यहाँ लेकर आओ। माधो सेठ अपने खेत से तरबूज लेने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद प्रधान श्रीपाल ने एक बार फिर रमेश से पूरे मामले की जानकारी लेना शुरू किया। इसी बीच माधो सेठ अपने खेत से तरबूज लेकर वापस लौट आए। प्रधान श्रीपाल ने रमेश की बैलगाड़ी से एक तरबूज मंगवाया और फिर दोनों तरबूजों को एक साथ रख दिया गया। प्रधान श्रीपाल के अलावा वहां गांव के कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। प्रधान श्रीपाल ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ विनोद, इसका नाम विनोद है और ये तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में इसे बहुत अच्छी जानकारी है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया है ताकि ये दोनों तरबूजों की अच्छी तरह से जांच कर सके। विनोद, क्या तुम इन दोनों तरबूजों की जांच करके बता सकते हो कि ये दोनों तरबूज एक ही खेत के हैं या अलग अलग? दोनों तरबूजों को ध्यान से देखने के बाद ठीक है, हाँ, इसकी बनावट भी सही है। हम इसका ऊपर और नीचे दोनों हिस्से ध्यान से देख रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ कहूँ तो देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता, इसलिए अब इनके स्वाद को चक्कर देखना होगा। ठीक है, अब इन्हें चखो और मुझे बता दो कि ये दोनों तरबूज एक जैसे हैं या नहीं। विनोद ने एक चाकू से माधो सेठ के लाए हुए तरबूज को काटा। जैसे ही उसने वो तरबूज खाया, उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी तरह का झटका लगा हो और वो हाथ पैर मारने लगा। तभी प्रधान श्रीपाल ने पास खड़े एक अन्य आदमी से कहा, अरे डॉक्टर दिनेश, आप तो वैद्य है ना, जरा देखिए तो सही, विनोद को क्या हो गया? अरे ये तो अच्छा भला यहाँ आया था, पर अब पता नहीं क्या हुआ, कहीं मर न जाए। आप तुरंत इसका इलाज कीजिए, जल्दी से जल्दी देखिए। अरे निश्चित ही इस तरबूज में जहर था, इसीलिए इसे खाते ही इसकी ये हालत हो गई। इसे तुरंत मेरे घर लेके जाना पड़ेगा ताकि इलाज किया जा सके। जल्दी करो। इसके बाद कुछ लोग विनोद को संभालकर डॉक्टर दिनेश के घर ले गए ताकि उसका इलाज किया जा सके। इसके बाद प्रधान श्रीपाल कड़े स्वर में माधो सेठ से सवाल करने लगे, अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने अपने खेत में जहरीले तरबूज उगा रखे हैं? क्या तुम लोगों की जान लेने पर तुले हो? कुछ दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां जहरीला तरबूज खाने से एक आदमी की मौत हो गई थी। मुझे तो अब यही लगता है कि वो तरबूज भी तुमने ही दिया होगा। अगर विनोद को कुछ भी हो गया तो याद रखना, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम ही माने जाओगे। अब तो तुम पर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप आ गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही माधो सेठ डर गया और प्रधान श्रीपाल को एकांत में ले जाकर धीरे से फुसफुसाने लगा, प्रधान जी, जरा इधर आइए, मेरी एक बात सुन लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये तरबूज मेरे खेत के नहीं हैं, बल्कि उसी किसान रमेश के हैं। हाँ, वही रमेश जिसके तरबूज जहरीले निकले। अगर मुझे पहले से ये पता होता तो मैं उसके तरबूज कभी नहीं उठाता। देखिए प्रधान जी, अगर आप इस मामले में मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको खूब धन दौलत दूंगा, आपको माला माल कर दूंगा। एक बार सोच कर देखिए। प्रधान श्रीपाल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में माधव सेठ को डांट दिया। वाह, तुम मुझे माला माल करने की बात कर रहे हो? पहले खुद चोरी जैसा अपराध किया और अब मुझे रिश्वत देकर इसमें साझेदार बनाना चाहते हो?
क्या रमेश को बलि का बकरा बनाने का इरादा है तुम्हारा? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इससे पहले भी तुम कई गलत काम कर चुके होगे। तुम्हें क्या लगता है हर इंसान तुम्हारी तरह लालची होता है? तुमने मुझे भी ऐसा ही समझ लिया कि रिश्वत का पैसा लेकर चुप बैठ जाऊंगा। याद रखो, रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। अगर तुमने शुरुआत में ही अपना गुनाह स्वीकार कर लिया होता तो बात यहीं खत्म हो सकती थी। अब तो तुम पर 3 अपराध साबित हो चुके हैं, चोरी का, हत्या का और रिश्वत का। तीनों को एक साथ आता देख माधो सेठ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना छलक आता है, आवाज लड़खड़ा जाती है और वो घबरा कर बोल पड़ता है। अरे अरे, देखिए विनोद तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो पूरी तरह सुरक्षित है। और मान लीजिए अगर उसे कुछ हो भी जाता तो उसमें भी भैया मेरी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वे तरबूज मेरे नहीं थे, वे तो मैंने रमेश के तरबूज चुराए थे। जब तरबूज मेरे थे ही नहीं तो फिर हत्या का आरोप मुझ पर कैसे लगाया जा सकता है? अच्छा, तो अब तुमने खुद ही अपनी चोरी कबूल कर ली। दरअसल ये सब एक सोची समझी योजना थी, ताकि तुम अपने मुंह से सच्चाई बोल दो। सच तो ये है कि विनोद कोई सब्जियों का जानकार नहीं है और ना ही डॉक्टर दिनेश किसी जांच के लिए आए थे। विनोद ने तो बस तरबूज खाकर बेहोश होने का नाटक किया था। प्रधान श्रीपाल रमेश की तरफ देखते हैं। असल सच्चाई तो ये है कि कुछ दिन पहले जिस आदमी को तुमने मेरे पास तरबूज खरीदने के लिए भेजा था, उसी आदमी को मैंने उस रात तुम्हारे घर में काम करते हुए अपनी आंखों से देखा था। तभी मुझे सब समझ में आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि तुमने जानबूझकर किसी को मेरे खेत के तरबूज खरीदने भेजा था। जब मैंने अपना माल बेचने से इनकार कर दिया तो तुमने चाल चली, मुझे अपने घर ठहराया और रात में मेरे आधे तरबूज चुरा लिए। अब पूरी कहानी साफ हो चुकी है। तुम जैसे मंडी के दलाल कितने घटिया काम करते हैं ये आज साफ हो गया। छी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नीच और चालाक इंसान निकलोगे माधो सेठ। मैं तुम्हारी जैसी धोखेबाजी से नहीं चलता। तुम्हारे जैसे दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारे घर ठहरने चला आया। रमेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी इस समस्या को राज्य के महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और हाँ, जो तरबूज तुम्हारे चोरी हुए हैं वे तुम्हें पूरी तरह वापस दिलवाए जाएंगे। इसके बाद माधो सेठ से रमेश के सभी चोरी हुए तरबूज वापस दिला दिए गए। प्रधान श्रीपाल ने पूरे गांव के किसानों को सख्त चेतावनी दी कि आगे से यदि कोई भी मंडी का दलाल किसी किसान के साथ धोखा या नुकसान करने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जब गांव के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने प्रधान श्रीपाल और रमेश दोनों की समझदारी और बुद्धिमत्ता की खुलकर प्रशंसा की। अंत में रमेश अपने तरबूज लेकर आगे निकल पड़ा, उन्हें ईमानदारी से उचित दामों पर बेचा और संतोष के साथ अपने गांव लौट आया।